हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आज है 10 अगस्त, संडे का दिन है। तो आज के इस सेशन में हम 4 से लेकर 10 अगस्त तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहिए सेशन में। चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है? तो रिसेंटली आप सभी को पता है कि 71th नेशनल फिल्म अवार्ड को अनाउंस किया गया है, और ये अवार्ड में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो जीता है रानी मुखर्जी ने। देखिए, ये जो अवार्ड दिए 2025 में गए हैं, लेकिन 2023 में जो मूवीज रिलीज हुई थी उनके आधार पर ये अवार्ड दिए गए। रानी मुखर्जी की एक मूवी आई थी 2023 में, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इसके लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे पहली बार 1951 में शुरुआत की गई थी, लेकिन पहली बार दिए गए 1954 में। 1953 में जो मूवीज रिलीज हुई थी उनके आधार पर 1954 में पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। तब इन्हें राजकीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उस वक्त जब इन्हें शुरू किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट थे और भारत के सूचना प्रसारण मंत्री थे बी कैसकर। यहां पर हम बात करते हैं 71th नेशनल फिल्म अवार्ड की। तो 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल मूवी को हिंदी में, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फ्लावरिंग मैन को। फीचर फिल्म जिनकी जो ड्यूरेशन है 80-90 मिनट से ज्यादा होती है, और नॉन फीचर फिल्म जिसमें शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज आती है। इनके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी को। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आशीष बेंडे को। इनकी मूवी थी आत्म पंफलेट, मराठी भाषा की। इसके लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। बेस्ट फिल्म एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक का अवार्ड दिया गया हनुमान मूवी को, तेलुगु मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी, अभी हमने बात की। बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें 30 मिनट के अंदर जिनकी ड्यूरेशन है, तो गिद्ध द स्क्रेवेंजर हिंदी भाषा की शॉर्ट मूवी है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु की डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा एट द शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है, उन लैंग्वेजेस में भी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म इन हिंदी का अवार्ड दिया गया कटहल मूवी को, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट फिल्म इन तेलुगु भगवंत केसरी को दिया गया। बेस्ट फिल्म इन तमिल पार्किंग मूवी को। बेस्ट फिल्म इन पंजाबी गोडे गोडे छा को। बेस्ट फिल्म इन ओडिया पुष्कर मूवी को, और बेस्ट फिल्म इन मराठी दिया गया शामची आई को। इसके अलावा बेस्ट फिल्म इन मलयालम उल्लोजुक्कू, और बेस्ट फिल्म इन कन्नड़ा भाषा की कंडेलू द रे ऑफ होप को। इनके अलावा बेस्ट फिल्म इन गुजराती की बात करें तो ये वश मूवी को दिया गया, और बेस्ट फिल्म इन बंगाली दिया गया डीप फ्रिज को। तो इस तरीके से ये 71th नेशनल फिल्म अवार्ड है। सारे बता दिए मैंने आपको फटाफट, और किस आधार पर दिए गए हैं, किन फिल्म्स को दिए गए, तो वो फिल्म्स जो कि 2023 में रिलीज हुई है, याद रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो क्रेजी जीके ट्रिक की फैमिली है वो 7 मिलियन हो गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसी खुशी में बहुत ही बड़ा मौका है पूरे क्रेजी जीके ट्रिक फैमिली के लिए। तो आप सभी के लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। आज क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये सरप्राइज मिल जाएगा संडे के दिन, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हमने आपके लिए प्लान की है, तो लेट्स वॉच, बने रहिए क्रेजी जीके ट्रिक के साथ। और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में छोड़ते जाइएगा कॉन्ग्रेचुलेशन क्रेजी जीके ट्रिक टीम के लिए। आप कॉन्ग्रेचुलेशन छोड़िए, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही की बदौलत हमारी जो फैमिली है वो 7 मिलियन की आज कंप्लीट हो गई है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन छोड़ के जाइएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन।
तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए हैं शुभमन गिल ने। आपको पता है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ये खेली जाती है इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में। इस बार इसका पहला ही एडिशन आयोजित किया गया 20 जून से लेकर 4 अगस्त तक। पहले भारत और इंग्लैंड के मध्य में 2 ट्रॉफी खेली जाती थी। जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती थी खेलने टेस्ट, तब उसे कहा जाता था एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, और जब इंडियन टीम जाती थी इंग्लैंड मैच खेलने, टेस्ट खेलने, तब उसे पटौदी ट्रॉफी के नाम से पुकारा जाता था। अब इन दोनों को खत्म करके एक मर्ज नाम किया गया, यह है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। सचिन तेंदुलकर इंडियन प्लेयर और जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज रहे हैं, इनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से। तो पहली जो ट्रॉफी खेली गई ना, 5 टेस्ट की सीरीज थी, 2-2 टेस्ट दोनों ही टीम ने जीते, और ये पहला जो एडिशन है वो पूरी तरीके से ड्रॉ हुआ है। यहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं भारत के शुभमन गिल ने, 754 रन। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए 23। लास्ट मैच में ये मैन ऑफ द मैच भी थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रॉक इंग्लैंड के हैं और शुभमन गिल इंडिया के हैं। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? पहली चीज तो यह कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को जो अमेरिका है इसने जापान के हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर अटैक किया था। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर अटैक था ये, जहां पर जो बम गिराया गया था हिरोशिमा में, उसका नाम था लिटिल बॉय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने 1941 में जो अमेरिका का एक सैन्य हवाई अड्डा था हवाई द्वीप पर, पर्ल हार्बर, इस पर अटैक कर दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया था। उसके बाद यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया जापान के खिलाफ। वैसे 2 न्यूक्लियर बम फेंके गए थे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, लिटिल बॉय नाम का, और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर फेटमैन नाम का एक न्यूक्लियर बम फेंका गया था। तो ये 2 बम है। हिरोशिमा डे की बात की गई है तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। 80 साल पूरे हुए हैं 2025 में हिरोशिमा के न्यूक्लियर अटैक। तो पूरे वर्ल्ड में हिरोशिमा में जितने भी लोग उस वक्त मारे गए थे, उनकी याद में मनाया जाता है हिरोशिमा डे। यूएस गवर्नमेंट ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ इनके नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और फाइनली मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और न्यूक्लियर वेपन का डेवलप किया, और उसके बाद इसने जापान पर आक्रमण किया। चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? महानदी जल विवाद हमको देखने को मिलता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य में। छत्तीसगढ़ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है महानदी। ये बहती हुई पूर्व की तरफ जाती है छत्तीसगढ़ से ओडिशा, और ओडिशा के बाद बंगाल की खाड़ी में पारादीप जो तट है ओडिशा का, वहां पर जाकर गिरती है। इसके पानी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य में विवाद है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दोनों ही राज्यों ने इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर और ये जो विवाद है इसको खत्म करने के लिए आपसी सहमति जताई है कि हम विवाद को आपस में मिलकर खत्म करेंगे। देखिए, नदी का उद्गम क्योंकि छत्तीसगढ़ से होता है, तो ओडिशा ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ काफी सारे इस पर डैम और बैराज बना रहा है, जिसके बाद ओडिशा में पानी की कमी हो जाएगी महानदी में, और यहाँ पर जो नागार्जुन सागर डैम है उसमें भी पानी की कमी हो जाएगी। तो इसको लेकर दोनों राज्यों के मध्य में काफी समय से विवाद था। महानदी की टोटल लेंथ अगर हम लगभग में देखें तो 858 किलोमीटर लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में इसका भाव क्षेत्र 53 किलोमीटर है और ओडिशा में 47 किलोमीटर देखने को मिलता है। महानदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में आया था। 2 राज्यों में नदी बहती है और उस पर अगर विवाद होता है तो उसके लिए इस एक्ट को 1956 में लागू किया गया था, और इसी के आधार पर महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2018 में, ताकि दोनों के मध्य में ये जो पानी का विवाद है उससे खत्म किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 ये कहता है कि पार्लियामेंट को अधिकार है
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पर डिसीजन लेने का, ये संविधान में प्रावधान है। तो ओरिजिन पता चल गया, ओरिजिन उसका होता है छत्तीसगढ़ में धन्वंतरी जिला है, यहाँ पर नागरी शिवा की हवा हिल्स देखने को मिलती है। यहाँ से 858 किलोमीटर लंबी महानदी निकलती है, ओडिशा के पारादीप के पास जाकर अलग अलग शाखाओं में बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका टोटल बेसिन एरिया 1.32 लाख स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? सत्यपाल मलिक, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर इनके राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया, लेकिन ये राजस्थान के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे, सत्यपाल मलिक। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया 79 वर्ष की आयु में, काफी समय से बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ था, तो यूपी से ये संबंधित थे। जम्मू कश्मीर जब फुल स्टेट था तो ये जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। इन्हीं के समय में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था संविधान से और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था। तो ये आखिरी राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद फिर इन्होंने गोवा राज्य के राज्यपाल का भी पद संभाला। बिहार गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2017-2018 में। और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के गवर्नर भी अक्टूबर 2022 तक रहे हैं सत्यपाल मलिक। ओके, तो अब इनका हाल ही में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स, एआई कितना ज्यादा, कौन सी सिटी एआई के विकास में योगदान कर रही है? एआई का डेवलपमेंट किस सिटी में सबसे ज्यादा हो रहा है? वहां पर पॉलिसीज कौन सी सिटी या स्टेट सबसे अच्छा लागू कर रहा है? एआई में कितने ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, रिसर्च कितनी ज्यादा तेजी से हो रही है, नॉर्मली अलग अलग सेक्टर में एआई का कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है, इस आधार पर ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 को जारी किया गया। अब इसमें भारत की जो टॉप सिटी रही है वो रही है बेंगलुरु, कर्नाटका, एआई के यूज में, इनोवेशन और रिसर्च में। हालांकि इस इंडेक्स में ऑल ओवर जो इंडेक्स था उसमें बेंगलुरु की रैंकिंग 26 है, लेकिन इंडिया से टॉप का शहर पूछा तो बेंगलुरु ही है। वैसे टॉप पर वर्ल्ड की जो शहर रहे हैं इस इंडेक्स में, सिंगापुर पहले स्थान पर, साउथ कोरिया का सियोल दूसरे स्थान पर और चाइना का बीजिंग तीसरे स्थान पर रहा है। ओके, बेंगलुरु इस इंडेक्स में 26वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स को जारी करने का श्रेय दिया जाता है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च को। हांगकांग बेस्ड एक रिसर्च सेंटर है, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। यही ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स को जारी करता है। 2025 में इंडिया में सबसे टॉप पर जो शहर रहा बेंगलुरु है 26 रैंक पर, और पहले नंबर पर कौन था? ये था सिंगापुर। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोग्राम को डिसाइड किया है कि कब जो कैंडिडेट है वो अपना नामांकन भर सकते हैं, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि क्या है, सुधार की तिथि क्या है, और फाइनली मतदान की तिथि को घोषित किया गया 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति इलेक्शन के लिए मतदान होंगे। ओके, तो भारतीय संविधान का ऐसा आर्टिकल जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है ये है आर्टिकल 66। लास्ट मंथ ही भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था हेल्थ इश्यूज के कारण, और उसके बाद ये पद खाली है। आर्टिकल 324 जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात करता है, ये कहता है कि भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो उसी के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव भी नेशनल इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वाइस प्रेसिडेंट के प्रावधान देखें तो इनका पद आर्टिकल 63 में उल्लेखित है। आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, सभापति बाय डिफॉल्ट। आर्टिकल 66 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव का तरीका क्या है, यह दिया गया है आर्टिकल 66 में।
और इसमें कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड के आधार पर होगा और सीक्रेट बैलेट पेपर पर ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेट मेंबर हो चाहे इलेक्टेड मेंबर, लेकिन राज्य के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कहां पर प्रावधान है? आर्टिकल 66 में। दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच बनाई जा रही है? दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना ये हमको देखने को मिलेगी भूटान और इंडिया के मध्य में। भूटान में एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है, भूटान में दोरजी-लंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। भारत और भूटान मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और भूटान में बहने वाली कुरिच्चू रिवर पर यह पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फाइनेंस किया है। भूटान में है कुरिच्चू रिवर पर 1125 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है जल विद्युत उत्पादन की। 1.7 बिलियन की इसकी कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट। वर्ल्ड बैंक इसमें फाइनेंसर है। मैन्युफैक्चरर एक तो जापान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन और इंडिया की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर, ठीक है। 60% जो प्रॉफिट है वो इस प्रोजेक्ट का भूटान के पास जाएगा और 40% आएगा इंडिया के पास। कुरिच्चू रिवर ईस्टर्न भूटान में बहती है, मानसा नदी की ट्रिब्यूटरी है। मानसा नदी आगे इंडिया में आकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 में आयोजित किए जाएंगे माल्टा में। भूमध्य सागर में एक देश है माल्टा, यूरोपीय देश, यहां पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया जाने वाला है 2027 में, और ये 8वां एडिशन होगा इन गेम्स का। देखिए, ये जो यूथ गेम्स है ना, कॉमनवेल्थ नेशन, वो नेशन जो कि कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, जिन पर कभी ब्रिटिशर्स ने शासन किया, उसमें इंडिया भी। तो ऐसे 56 मेंबर की एक कम्युनिटी है कॉमनवेल्थ नेशंस के नाम से। इनमें जो 14 से लेकर 18 साल के एथलीट है वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हर 4 साल में इसका आयोजन करवाता है। शुरुआत सन 2000 में की गई थी और यह तब स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित किया गया था, और अब 8th एडिशन आयोजित किया जाएगा माल्टा में अक्टूबर 2027 में, अक्टूबर नवंबर 2027। वैसे 2023 में जो 7वां एडिशन था वो त्रिनिदाद और टोबैको में आयोजित किया गया था। तब इंडिया ने 17 मेडल अपने नाम किए थे उस वक्त, इंडिया ने टोटल 10 मेडल अपने नाम किए थे और इंडिया 17th रैंक पर रहा था, रैंक के 17, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त मेडल टेली में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया खालिद जमील को। आंसर सी। ये मेंस फुटबॉल टीम की बात हो रही है। 13 साल के बाद कोई इंडियन कोच मिला है मेंस फुटबॉल टीम को, क्योंकि इनके पहले अभी तक जो कोच थे हमारे वो मैनोलो मार्क्वेस थे, जो कि स्पेन के रहने वाले एक फुटबॉलर हैं, और ये इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे मेंस। अब इनकी जगह अपॉइंट किया गया भारत में, जिनका नाम है खालिद जमील, इंडियन प्लेयर ही रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल मेंस टीम के वर्तमान में कैप्टन है सुनील छेत्री। हाल ही में भारतीय नौसेना को आईएनएस हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत दी गई है? आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी को सौंपा गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टिल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है 7, मतलब छोटे युद्धपोत जो कि रडार, सोनार इनसे बचकर दुश्मन को चकमा देकर अटैक कर सकते हैं, किसी भी अदर टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे युद्धपोत 7 बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। इनमें से अभी आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस हिमगिरी बनाए किसने? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से ये 7 बनाए जा रहे हैं। कितने? 7 एडवांस फ्रिगेट में से एक अभी इंडियन नेवी को सौंपा गया, आईएनएस हिमगिरी। स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया।
प्रोजेक्ट 17A क्या है ये समझ में आ गया आपको। अभी तक जो हमारे पास युद्धपोत है ना वो शिवालिक क्लास वॉरशिप है, इसको रिप्लेस करेंगे। अब ये जो नए बनाए जा रहे हैं है ना, ये रिप्लेस करेंगे शिवालिक क्लास वॉरशिप को। पहले 7 थे, इनको रिप्लेस करके अब नए 7 जोड़े जाएंगे। इनमें 7 में से आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी इंडियन नेवी को दिया जाएगा। वैसे कुछ मिल भी चुके हैं, जैसे आईएनएस नीलगिरी दिया जा चुका है जनवरी 2025 में, आईएनएस उदयगिरी मिल चुका है 1 जुलाई 2025 को, आईएनएस हिमगिरी 31 जुलाई 2025 को इंडियन नेवी को सौंपा। ठीक है, ये पहले से ही मिल चुके हैं हमको। कौन सी क्लास है, तो क्लास पूछी जाए तो क्लास मैंने आपको बताई थी, आई थिंक नीलगिरी क्लास की ये फ्रिगेट्स हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। तो इसी के तहत आईएनएस हिमगिरी मिला है इंडियन नेवी को। ठीक है ना, आईएनएस हिमगिरी। आगे आते हैं, चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको देखने को मिलेगा भारत के ओडिशा राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है, जो ओडिशा गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहां पर टाइगर्स को लाकर बसाया जाएगा। इसीलिए देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी सुर्खियों में थी। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा, ओडिशा सरकार के द्वारा। यह कमेटी देखेगी कि कौन सा एरिया कोर एरिया है, बफर जोन है, उनका एनालिसिस करेगी। आसपास के जो विलेजेस है उनकी परमिशन लेगी कि भैया हम इसको टाइगर रिजर्व बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा चौकन्ना रहना है या फिर आपका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा पीछे आप लेके जाइए। तो इस तरीके से देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है, जो कि अभी कुछ समय से सुर्खियों में। ओडिशा के बारघर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलती है और टोटल एरिया 346 वर्ग किलोमीटर है। हीराकुंड डैम इसके पास में देखने को मिलता है, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता है। पहला शतरंज या चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपने नाम किया मैग्नस कार्लसन ने। सऊदी अरब के रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। काफी सारे अलग अलग इवेंट है, उसमें से एक शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी है। ये पहली ही बार आयोजित हुआ सऊदी अरब के रियाद में और पहली ही बार इसे अपने नाम किया मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में एलीरेजा फिरोजा को हराया, जो कि ईरानियन फ्रेंच ग्रैंड मास्टर है। तो ये दूसरे नंबर पर है। विनर कौन रहा, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, मैग्नस कार्लसन को $2.5 लाख की प्राइज मनी यहां पर दी गई है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जैसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उससे खेले जाते हैं, जैसे हम पबजी भी खेलते हैं उस तरीके से। तो ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पहली बार 2024 में ही शुरू किए गए। सऊदी अरब के रियाद में ही पहला इसका आयोजन किया गया था पहली बार, और अब 2025 में सेकेंड एडिशन भी सऊदी अरब के रियाद में खेला गया। 25 इवेंट होने हैं, 24 अगस्त तक चलेंगे, लेकिन चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और ये अपने नाम किया है किसने, ये अपने नाम किया है हाल ही में मैग्नस कार्लसन। ठीक है, याद रहेगा, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप मेडल टेली में इंडिया ने तीसरा स्थान अपने नाम किया मेडल टेली में। अच्छा, पहला क्वेश्चन आएगा आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन किया गया ग्रीस के एथेंस में। 28 जुलाई को शुरू हुआ था, 3 अगस्त तक ये आयोजित किया गया। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, अंडर 17 एज ग्रुप के जो रेसलर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस चैंपियनशिप का 31वां एडिशन इस बार आयोजित किया गया। इंडिया ने मेडल टेली में 3rd प्लेस हासिल किया है। इंडिया ने 9 मेडल अपने नाम किए, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। यूएसए मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा 17 मेडल के साथ, उज्बेकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा 9 मेडल के साथ और इंडिया तीसरे स्थान पर रहा 9 मेडल के साथ। ठीक है, तो इंडिया की मेडल टेली में रैंक है तीसरी। क्राशेनिको वोल्केनो जिसमें 600 साल के बाद विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है। क्राशेनिको वोल्केनो
जिसमें हाल ही में 600 साल के बाद विस्फोट हुआ, यह रशिया में देखने को मिलता है। रशिया के कमचटका पेनिनसुला पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। काफी समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो कमचटका पेनिनसुला पे 8.8 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया था और उसके बाद जो सुनामी आई, उसके कारण इस जो वॉल्केनो है उसमें भी हमें उद्गार देखने को मिला है। वॉल्केनो का नाम क्या है? क्राशेनिनिको वॉल्केनो, जो कि कमचटका प्रायद्वीप पर रशिया में स्थित। ओके, तो 600 साल के बाद उद्गार हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, रशिया के कमचटका में। आगे, प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जिसका शीर्षक सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली। कहां पर आयोजन? नई दिल्ली। ओके, बिम्स्टेक की जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, उनके जितने भी सदस्य, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, वहां के सिंगर्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। पहली बार ही इसका आयोजन किया गया और यह आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। थीम है सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी। देखिए, म्यूजिक के माध्यम से बिम्स्टेक देशों के मध्य में कल्चरल टाइज को बढ़ाना, है ना, कल्चरल और जो ट्रेडिशनल सहयोग है उसको बढ़ावा देना म्यूजिक के माध्यम। इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। पहली बार ही आयोजित हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए। बिम्स्टेक का नाम वैसे काफी बार आपने सुना होगा। बंगाल की खाड़ी के आसपास की जो देश है वो इसके मेंबर कंट्री। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। 7 कंट्रीज इसकी मेंबर है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। स्थापना की गई थी 1997 में। बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। करंट चेयरपर्सन है बांग्लादेश, ठीक है। करंट सेक्रेटरी जनरल है इंडिया 2023 से। फर्स्ट समिट बिम्स्टेक की हुई थी 2004 में थाईलैंड के बैंकॉक में, और लास्ट समिट हुई है 2022 में श्रीलंका में। इसके पहले बिम्स्टेक बिजनेस समिट पहली बार इंडिया में ही आयोजित की गई थी 2024 में लास्ट ईयर, और 14 से लेकर 15 जुलाई तक अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव के दूसरे एडिशन का भी आयोजन किया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है भारत के गुजरात में। गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, यहां पर इसको शुरू किया गया। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ऐसा प्लांट जहां पर हाइड्रोजन निर्माण के लिए ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है, तो उससे जो हाइड्रोजन का निर्माण होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, जो कि कार्बन उत्सर्जन 0 रहता है। ठीक है, तो जो गुजरात में कांडला पोर्ट है, यहां पर इसका इनोग्रेशन किया गया भारत के जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा। अभी इसकी उत्पादन क्षमता हालांकि कम है, केवल 1 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। वहां पर जो 11 बसेस चलती है पोर्ट पर और जो स्ट्रीट लाइट चलती है, अभी केवल उनको ही पावर दिया जा सकता है। तो 1 मेगावाट का है, लेकिन इंडिया का मेक इन इंडिया के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इसे 10 मेगावाट तक बढ़ाने का प्लान है 2026 के बीच तक। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर इसे स्थापित। हाल ही में चर्चित अष्टमुडी वेटलैंड झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी वेटलैंड झील या लेक, ये देखने को मिलती है केरला में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इस वेटलैंड या लेक के मैनेजमेंट के लिए एक यूनिट बनाएगा। यूनिट का निर्माण किया जाएगा जो कि अष्टमुडी झील के पुनर्जीवित करने में योगदान करेगी और इसके मैनेजमेंट के लिए काम करेगी। तो कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, यहां पर इस झील की लोकेशन देखने को मिलती है। 2002 में अष्टमुडी झील को रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया जा चुका, केरल राज्य में स्थित। शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं?
शिबू सोरेन की बात करें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं, उनके पिता हैं। 81 वर्ष की आयु में हाल ही में शिबू सोरेन का निधन हो गया। राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, हेमंत सोरेन के पिता जो कि अभी झारखंड के 5वें सीएम। तो शिबू सोरेन भी झारखंड से आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रेसिडेंट थे। झारखंड के तीसरे सीएम के रूप में काम कर चुके। अलग अलग समय में ये 2-3 बार झारखंड के सीएम बने। और इसके अलावा कोल मिनिस्टर, सेंट्रल कोल मिनिस्टर के रूप में 2006 में इन्होंने काम किया। इसरो द्वारा सोकर वैली में हॉप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? इसरो का एक मिशन है हॉप एनालॉग मिशन, इसे सोकर वैली में लॉन्च किया गया। और सोकर वैली देखने को मिलती है भारत की लद्दाख यूनियन टेरिटरी, सोकर वैली। ठीक है, अब इसरो का जो हॉप एनालॉग मिशन है वो क्या है? तो हिमालयन आउटर प्लेनेटरी एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, हॉप का फुल फॉर्म है। इसमें एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई अंतरिक्ष में आपको कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अब यहाँ पर जो सोकर वैली है ना, यहाँ पर जो कंडीशन है, लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, ऊंचाई वाला स्थान है। यहाँ पर मंगल और अदर ग्रह के जैसी परिस्थितियां है। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जाएगा क्योंकि इन फ्यूचर हमको गगनयान मिशन भेजना है, जिसके तहत 3 एस्ट्रोनॉट को हमको अंतरिक्ष में भेजना है। तो ऐसी सिचुएशन हमें लद्दाख के सोकर वैली में देखने को मिलेगी, इसलिए यहीं पर इस मिशन को लॉन्च किया गया। हॉप एनालॉग मिशन इसरो का मिशन है। देखिए जो कंडीशन है ना लद्दाख की उस वैली की, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्षेत्र है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सट्रीम कोल्ड, सबसे ज्यादा ठंडा। तो ये मंगल जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती। तो इसी जगह पर टेक्निकल टेस्ट किए जा सकते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जा सकता है, ताकि जो गगनयान मिशन हम भेजेंगे LVM-3 रॉकेट के माध्यम से, हमारे 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे 400 किलोमीटर की कक्षा में अंतरिक्ष में और 3 दिन तक रहेंगे। तो उनको यहां पर ट्रेन किया। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्यय अमृत को, बिहार के नए मुख्य सचिव। अभी तक बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अमृत लाल मीना कार्यरत थे। 31 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे इस मंथ के एंड में, और 1 सितंबर से बिहार के मुख्य सचिव के रूप में 1991 बैच के IAS ऑफिसर प्रत्यय अमृत अपॉइंट हो। अभी तक ये विकास आयुक्त के रूप में बिहार में कार्यरत थे, अब ये मुख्य सचिव। वैसे देखिए अगर हम चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो एक सीनियर IAS अधिकारी होता है, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर है उनका चीफ एडवाइजर होता है मुख्य सचिव। बहुत बड़ा पद है, राज्य में टॉप सिविल सर्वेंट माना जाता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए? केरल और तमिलनाडु ने हाल ही में एक संयुक्त जनगणना की थी नीलगिरी तहर की। इसमें दोनों राज्यों में मिलाकर 2668 नीलगिरी तहर को दर्ज किया गया। बकरी जैसी एक प्रजाति है नीलगिरी तहर, जंगलों में रहती है। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो बकरी के जैसा आपको दिखाई देगा, पर यह अलग है। यह है नीलगिरी तहर, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। अब इसके संरक्षण के लिए काफी काम किए जा रहे हैं, और तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट ने ज्वाइंट जनगणना चलाई और इनको गिना। इसमें पता चला कि 2668 नीलगिरी तहर है जो कि वेस्टर्न घाट पर निवास करते हैं, ढलान वाले क्षेत्रों। इसमें केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर है। वरायाडू और नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी नीलगिरी तहर को जाना जाता है। ठीक है, 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय घास के मैदानों में यह निवास करता है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में यह सूचीबद्ध है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया था 2023 में, और नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को
न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। कौन बना? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। देखिए होता क्या है इसको समझो। पहले हम जुवेनिल लॉ समझे। ऐसे लॉ जो कि छोटे बच्चों के लिए, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे ना, उनके लिए जो लॉ है, उनके लिए, जैसे बाल अपराध लॉ हो सकता है, उनके संरक्षण के लिए जो लॉ है, बाल मजदूरी के खिलाफ जो लॉ है, इनसे संबंधित। अब साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो ऐसे बच्चे जो सुन या बोल नहीं सकते, ऐसे लोग, तो अगर उनसे बातचीत करना है तो कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा अदालत में बातचीत करने के लिए। तो ऐसे साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया गया है पंजाब जुडिशियरी में, पंजाब के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर कोई बच्चा है, गवाह है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो ये जो साइन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट है, ये बात कर सकते हैं उस बच्चे से या उस गवाह से। तो पंजाब इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना जिसने किशोर न्याय प्रणाली, मतलब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। संसद ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया है। प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता? तो पार्लियामेंट ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाया। किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा। देखिए केस क्या हुआ था। मणिपुर के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब होना यह था कि 10 फरवरी से सेशन शुरू होना था वहां की विधानसभा। अब क्योंकि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो जो गैप था ना विधानसभा का, वो 6 महीने से ज्यादा हो जा रहा था। तो ऐसे केस में विधानसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि सीएम ने इस्तीफा दे दिया। तो वहां की राज्यपाल की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लगा दिया वहां पर प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के तहत। ओके, प्रेसिडेंट रूल में देखिए क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है और विधानसभा को या तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अभी वहां की जो विधानसभा है वो सस्पेंड है। ठीक है, 356 पता चल गया। 357 में प्रेसिडेंट को राज्य के लिए ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार मिल जाता है अगर प्रेसिडेंट रूल लगाए। आर्टिकल 365 कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता तो वहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पर यहां पर जो प्रेसिडेंट रूल लगाए वो आर्टिकल 356 का है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, तो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट रूल कहीं अप्लाई किया जाता है किसी स्टेट में, तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए होती है। 2 महीने में मंजूरी मिल गई तो 6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल चलेगा, फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, और ऐसे करके अधिकतम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल को, राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में लगाया जा सकता। आखिरी क्वेश्चन, पहले इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को किसने जारी किया है? फर्स्ट इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कितना ज्यादा विकास किया, कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई, कितने अच्छे काम किए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, इस आधार पर यह पहली बार ही रिपोर्ट आई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किसने किया? नीति आयोग ने इसे हाल ही में जारी किया। देखिए जो ईवी सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनमें पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे 16 अलग अलग डायमेंशंस पर 1 से 100 तक की रैंक दी जाती है किसी भी स्टेट को, और 3 कैटेगरी में स्टेट्स को रखा जाता है। एक होता है फ्रंट रनर, सबसे ऊपर, फिर होते हैं अचीवर, और फिर होते हैं एस्पिरियर, मतलब प्रयासी। तो फ्रंट रनर कैटेगरी जिन्होंने ईवी पॉलिसी अच्छी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सेल्स कंस्ट्रक्शन अच्छा है, तो वो सबसे टॉप पर। फिर अचीवर कैटेगरी में ईवी सेक्टर में अच्छी प्रगति की है लेकिन अभी भी टॉप अपना स्तर प्राप्त नहीं किया। और फिर प्रयासी जो अर्लियर स्टेज पर हैं, जिनमें ग्रो का पोटेंशियल तो है लेकिन अभी वो काफी पीछे, तो ये सबसे नीचे होता। अब इंडेक्स के अनुसार दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, इनको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा है सबसे ऊपर। फिर अचीवर की कैटेगरी में रखे गए हैं, फिर फ्रंट रनर हो गया, अचीवर या परफॉर्मर अच्छे रहे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा। ठीक है,
बाकी स्टेट जो है वो एस्पिरेंट कैटेगरी में रखे गए। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में सबसे टॉप पर है चंडीगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र, और बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मामले में हरियाणा, कर्नाटका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये फ्रंट रनर कैटेगरी में रखे गए। लेकिन हमें ऑल ओवर कैटेगरी से मतलब है, तो सबसे ऊपर जो फ्रंट रनर है ऑल ओवर कैटेगरी में वो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को रखा गया। ठीक है, तो इंडेक्स कौन जारी करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी करने का श्रेय दिया जाता है नीति आयोग को। डन। तो यहां पर 4 से लेकर 10 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टॉप 25 करंट अफेयर को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और कमेंट में कांग्रेचुलेशन क्रेजी जीके ट्रिक जरूर छोड़ के जाइएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।